हम जिस दौर में हैं उसमें एक राज्य में अगर विपक्ष की सरकार बन जाए तो ये कितनी बड़ी खबर होनी चाहिए। लेकिन आज नहीं, पिछले कई दिनों से आपने टेलीविज़न पर देखा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, ये बाल ठाकरे की शिवसेना है, ये शरद पवार है और ये कांग्रेस पार्टी है। तो आपने एक बड़ा सुपरलेटिव स्पेक्टिकल लेवल का कवरेज देखा है जब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जो परिवार कभी भी सत्ता के किसी पद पर नहीं आया, उसने ये परंपरा तोड़ी है। लेकिन दूसरी बड़ी बात हुई है जो आपने नोटिस किया है, और वो ये है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम शपथ ग्रहण के पहले रिलीज किया गया। एक गंभीर डॉक्यूमेंट के तौर पर इन्होंने पेश करने की कोशिश की है कि हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया है कि तीनों पार्टियां मिलकर के भारत का जो सेक्युलर संविधान है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। उसमें यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा विषय जो कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं टकराता होगा, उसके लेटर और स्पिरिट से टकराता होगा, तो उस पर तीनों पार्टियां कंसल्ट करके बात करेंगी और सीएमपी के बाहर वो कुछ नहीं बोलेंगी। सीएमपी का थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट ये है कि गरीब, बेरोजगार, किसान, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का बाकायदा जिक्र करते हुए कहा गया है कि हम इनके लिए काम करेंगे, जो भी डेवलपमेंट का, गवर्नेंस का हमारा एजेंडा होगा। इसके चर्चा में हम थोड़ा और ब्यौरा है उस पर बाद में चलेंगे। लेकिन होता क्या है, जब गठजोड़ की सरकार बनती है तो जिस दिन बनती है उसी दिन से उसकी दरअसल हम लोग उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है कि कोई खिचड़ी सरकार बने, जोड़ तोड़ का माहौल रहे, आपस में झगड़े हों, अहम के टकराव हों, इंटरेस्ट के टकराव हों, लोकल लेवल के कॉम्प्लेक्सिटीज़ हों, और उसमें कोई सरकार अपना समय पूरा ना कर पाए और गिर जाए। बीजेपी जितने जख्मी भाव में है वो भी इसको गिराने का काम क्यों न जल्दी से शुरू करेगी? बिल्कुल करेगी। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में सत्ता छीनना भी एक बहुत बड़ी चूंकि दुर्घटना है। तो अब उसको एक नया मौका मिला है। वो ये है कि दिल्ली में तो हम एस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन मुंबई में अब हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो अपोजिशन की लैंग्वेज, एजिटेशनल लैंग्वेज को अपनाते हुए वो वहाँ ज़ोरदार पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगी। लेकिन इन सब में जहाँ विपक्ष के लिए बिल्कुल निराशा और हताशा का माहौल था और कोई स्टोरी उनको नहीं मिल रही थी कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए वो खड़े कहाँ से हों, शुरू कहाँ से करें, वहाँ पर एक जो घटनाएं पिछले दिनों में हुई उस पर आप नज़र डालिए तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी इमर्ज होकर के आता है, और वो शरद पवार की देन है। मैंने पिछले लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले, यानी अभी से 15 महीने पहले, शरद पवार का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू की कुछ बातों को मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट था कि बीजेपी का मुकाबला कोई एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं कर सकती, रीजनल पार्टियों को साथ लिए बगैर नहीं किया जा सकेगा। दूसरा, जिस रीजनल पार्टी का जहां दमखम है वो वहीं पर प्ले करे, दूसरे राज्य में घुसने की कोशिश न करे। तीसरा, सबके एम्बिशन हो सकते हैं, लेकिन अपने एम्बिशंस को, अपनी फीलिंग्स को पीछे रखना पड़ेगा। अगली बात उन्होंने कही कि बगैर सीएमपी के कोई प्रयोग सफल नहीं होगा। आखिरी बात उन्होंने कही कि इस देश के जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ हैं, इन पर हमको पूरा ध्यान देना होगा। वो मराठा रिजर्वेशन के संदर्भ में बात कर रहे थे। ये भी कहा था कि शिवसेना और बीजेपी का चलेगा नहीं, और शिवसेना अगर अलग हो जाएगी तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। ये बात उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले कही थी। लेकिन आप रिवाइंड करें तो देखेंगे कि शरद पवार जिस प्रकार के पॉलिटिक्स के धुरंधर विशेषज्ञ हैं, वो किन चीज़ों को भांप रहे थे और क्या क्राफ्ट सोचते थे कि ये अगर हो जाए तो इसमें अपोजिशन के लिए स्पेस खुलेगी। एसओपी ये बताता है कि इस बार पार्टियां बिल्कुल खिचड़ी की तरह से हबड़ तबड़ में काम ना करें, आपस में बात करके करें, डिसिप्लिन में करें। बाइट वीरों को मना कर दिया जाए कि अब टेलीविज़न के कैमरे उनके पास चूँकि बहुत ज़्यादा आएंगे तो कुछ भी बोलना शुरू कर दें, कंट्राडिक्शन पैदा कर दें, कन्फ्यूजन फैल जाए, इस प्रकार का काम वो न करें। दूसरी जो संभावना खुली है वो ये है कि क्या नेशनल लेवल पे अब जो दूसरी पार्टियां हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर शरद पवार हैं, जिनको कि आज सामना के एडिटोरियल में संजय राउत ने लिखा है कि ये मार्गदर्शक हैं। तो उनके नेतृत्व में एक अपोजिशन की यूनिटी की कोशिश तो होगी।
डिपेंड करेगा कि महाराष्ट्र में आपका गवर्नेंस कैसा है और आपके सामने बाधाएं किस तरह की बीजेपी डालेगी, उससे आप ओवरकम कैसे करेंगे। और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के सामने दरअसल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसी प्रकार का सैक्रिफाइस करने का और एकोमोडेट करने का माहौल जो महाराष्ट्र में इन्होंने 1 महीना लगा करके दिखाया, वो आप कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। और अगर करेंगे तो नैरेटिव क्या बनेगा? नैरेटिव जो बनेगा वो बड़ा साफ है कि देश को बीजेपी से खतरा है, उसके खिलाफ इकोनॉमी की हालत, किसान, बेरोजगार, SC ST OBC, ये फोकस होगा। चौथी मजे की बात है, शिवसेना पर अब हिंदुत्व को लेकर के बड़े हमले होंगे। ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी है इन सेकुलर पार्टियों के सामने कि वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए कई तरह के योगासन लगातार करते रहती है और उसको सफलता नहीं मिलती, वो इस नैरेटिव को ब्लंट कैसे करे। वो इस बात का ध्यान रखे कि बीजेपी के हिंदुत्व चैलेंज में बार बार जाकर के ट्रैप में नहीं पड़ना है और अपने वाले गवर्नेंस एजेंडा पर इस पूरी पॉलिटिक्स को खींच करके रखना है। ये बड़ी मुश्किल वाला काम है, कोई आसान काम नहीं है। और जब तक ये नहीं करेंगे और ये प्रयोग अगर फेल हो गया तो दूसरे राज्यों के चुनाव या 2024 का कोई टेम्पलेट अगर विपक्ष ये आशा रखता है कि वो बना करके सामने ला पाएगा तो ये बड़ा मुश्किल होगा। ये जो चैलेंज की बात हम कर रहे हैं उसमें ये भी ध्यान देने की बात है कि शुरू में देखिए कांग्रेस कितना रिलक्टेंट थी, शिवसेना कैसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाएगी, ये बड़ा सवाल था। लेकिन बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल पॉसिबल्स यहाँ पर हो गया और ये सारे लोग साथ में आ गए। अभी खबर तबड़ में इनके यहाँ तो ये भी होता कि मैं मंत्री बनूंगा, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, लेकिन ये खबर अंत में आ गई कि अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसी को नहीं बना रहे हैं और अजित पवार को भी जो शामिल करेंगे अगर कैबिनेट में तो वो विश्वास मत लेने के बाद करेंगे। वरना अजित पवार चूंकि बिल्कुल इस वक्त सेंटर में थे, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी आया राम गया राम की पॉलिटिक्स की, उसको देखते हुए था कि इनको भी तुरंत बना करके एक सिग्नल दिया जाए, लेकिन कोई हड़बड़ नहीं दिखाई है। तो ये सब वो संकेत हैं कि जो शरद पवार बिल्कुल ठंडे भाव से सधे हुए ढंग से पॉलिटिक्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वो जो दूसरी उद्धत शक्तियां या इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे उसको अडॉप्ट करेंगे या अडेप्ट करेंगे। सोनिया गांधी के लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन रहा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, कि ये इस प्रकार के एक तजवीज़ में साथ दे दे। उनकी रिलक्टेंस भी दिख रही थी, इसीलिए शपथ ग्रहण में इनविटेशन के बावजूद सोनिया गांधी गई नहीं, लेकिन एक बहुत शुभकामना वाली चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिख करके ज़रूर भेजी। टीएमसी को भी यही एक वो भी सहमी हुई पार्टी रही होगी, लेकिन उसने अपना प्रतिनिधि भेजा है। तो जो दूसरी रीजनल पार्टियां हैं वो भी महाराष्ट्र को वॉच करेंगी। सब लोग इस एक्सपेरिमेंट के अलावा शरद पवार को वॉच करेंगे और शरद पवार को ये दिखाना होगा कि वो किस तरीके से, महाराष्ट्र को तो चलाना उनकी पहली इमीडिएट प्रायोरिटी होगी, लेकिन क्या वो सारे अपोजिशन को एक कैंप में ला करके इकट्ठा करके बीजेपी के सामने कोई बड़ा चैलेंज माउंट कर सकते हैं। और इन सब में आने वाले दिनों में एक बड़ी चर्चा और होगी, वो होगी बिहार के बारे में कि वहाँ पर महाराष्ट्र में जो हुआ है, बीजेपी का जो रिलेशनशिप का तरीका एलाइज के साथ है, उसको देखते हुए क्या नीतीश कुमार कोई रीथिंकिंग करेंगे। अंत में एक बात जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी कि ये चूंकि मुंबई है, महाराष्ट्र है, बॉलीवुड है, सबसे अमीर राज्य है, देश के पूरे जीडीपी का 14% का यहाँ का शेयर है, 40% कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स वहाँ पर हैं और इस वजह से, और टेलीविज़न का कवरेज और प्रेजेंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र एक राज्य नहीं है। अब इसका जो कवरेज सुपरलेटिव और स्पेक्टेकुलर ढंग से लगातार आने वाले कुछ महीनों तक और कुछ समय तक चलता रहेगा, उसके कारण बीजेपी को बड़ी दिक्कत होगी कि मीडिया स्पेस में ये कहानी अचानक कहाँ से आ गई। क्योंकि इस वक्त बीजेपी मीडिया में, पब्लिक कन्वर्सेशन में सारा कुछ वो चला पा रही है जैसा वो चाहती और सोचती है। ये संभव हुआ है अभी तक, लेकिन इस बार एक इवेंट हो गया है और ये इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत चैलेंजिंग इवेंट है, फ्लॉप हो सकता है और एक ठीक ठाक सफलता की तरफ बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता हुआ दिख भी सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि कब क्या एक अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाएंगी, वो हो गई हैं। और इसमें हमको भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली के तख्त से भी, जहां शरद पवार कहते थे कि कई बार मराठाओं ने तो दिल्ली के तख्त का फरमान को बिल्कुल जवाब दिया है, तो दिल्ली का तख्त भी रिएक्ट तो करेगा, वो भी एक जख्मी शेर की तरह से उभर करके कुछ तो करेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि बाल ठाकरे, शिवाजी, ये शेर, वो शेर, ये शरद पवार, वो स्टेट्समैन, वो मास्टर स्ट्रोक, इसका जवाब देने की एक बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं व्याकुलता, वो तो दिल्ली के तख्त को होगी ज़रूर।